हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए होंगे और आप अपना 110% दे रहे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही JSSC जो है वो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर को रिलीज़ कर दिया है। तो और हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम अच्छे फेयर तरीके से हो जाए और सभी को जितने भी मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो यही सिलेक्शन में हम लोग आपको थोड़ा सा अप करने के लिए, थोड़ा सा पुश करने के लिए हम लोग क्या किए थे ना कि हम लोग यूट्यूब में एक सेशन स्टार्ट किए थे। वो था आपका झारखंड का सेशन, ठीक है। उनमें से आप पीछे दिखेगा कि झारखंड का जो प्राचीन इतिहास काल में झारखंड की क्या स्थिति थी वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और ये है आपकी कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में हम लोगों ने सबसे पहले जनजाति पढ़ेंगे। जनजाति की कला और धार्मिक राजनीतिक जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको जानने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा 2 क्लास हो चुका है, एक आपका संथाल और एक उरांव। आज इसी क्रम में है आपका मुंडा जनजाति। तो आइए हम लोग आज का क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए मुंडा, यहाँ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जनजातियों में हम लोग क्या देख रहे थे कि महत्वपूर्ण बातें, उसके बाद में ही राजनीतिक व्यवस्था या फिर धार्मिक व्यवस्था। तो आज की महत्वपूर्ण बातें में क्या है वो चीज़ को हम लोग अब जानेंगे। इस जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिनको कोल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जनजाति आपकी मुंडा। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। देखिए झारखंड में इसकी तो रैंकिंग क्या है, 3rd जेज में। और अगर बोला जाए कि ऑल ओवर इंडिया में इसकी रैंकिंग क्या है, तो ये है आपकी 8th। किन में, तो जनजातियों में। अगर झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति बोली जाए तो वो कौन है, मुंडा। और ऑल ओवर इंडिया में अगर रैंकिंग बोला जाए मुंडाओं का तो वो है आपका 8th नंबर में। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है, तो 14.22% है। हम लोग संथालों का भी देखें, उरांव का भी देखें परसेंटेज और वेटेज क्या था। अब हम लोग मुंडा का देख रहे हैं कि इनका प्रतिशत कितना है, तो 14.22%। मुंडा शब्द का समान अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट का अर्थ है गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। यानी कि देखिए विशिष्ट व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ पे आशय है कि गांव का एक राजनीतिक प्रमुख यानी कि स्पेशल पर्सन। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से है। इनका मतलब जितना भी जनजाति पढ़ेंगे ना उनका संबंध देखा जाएगा तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से ही। मुंडा लोग मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर बोला जाएगा कि मुंडा लोग जो होते हैं इनकी भाषा क्या है, तो ये है मुंडारी भाषा। तथा भाषाई विशेषता के आधार पर इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। यानी कि देखिए अगर इनका बोला जाएगा कि हम लोग 2 तरीके से देखे थे, एक तो देखे थे प्रजाति समूह से और एक था भाषा परिवार से। तो इनकी जो भाषा परिवार है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। मुंडा स्वयं को होड़को, ये अपने आप को क्या बोलते हैं, तो होड़को, तथा इनकी भाषा को होड़ोजगर कहा जाता है। देखिए मुंडा लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, तो होड़को। और कल पढ़ाए थे कुरुक, मतलब उरांव लोग क्या अपने आप को बोलते थे, तो कुरुक, है ना। कुरुक का अर्थ क्या था, मनुष्य। और यहाँ पर क्या है, तो ये लोग बोलेंगे अपने आप को होड़को और अपनी भाषा को क्या बोलेंगे, तो होड़ोजगर। बहुत मतलब जब हम लोग PYQs करेंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर MCQs, तो वहाँ पे देखिएगा बोला जाएगा कि निम्न में से किनकी भाषा का नाम होड़ोजगर है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि होड़ोजगर इनमें से क्या है, तो ये क्या है, एक भाषा है। देखिए मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती रही है। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आजिमगढ़ यानी कि आज का वर्तमान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बस गई।
यानी कि देखिए पहले हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ से वो निवासी करती है ना, और मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में इनका प्रवेश हुआ था। तो देखिए ये कहाँ से हुआ था, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जो आज का वर्तमान आजमगढ़ के नाम से जाना जाता है। कालांतर में मुंडा जनजाति का प्रवास कालंजर, गढ़चित्र, गढ़ नगरवाड़, गढ़ धारवाड़, गढ़ पाली, गढ़ पिपरा, मांडर पहर, बिजरागढ़, हरदाई, लोकनोगढ़, नंदनगढ़, बेतिया जो बिहार में है, रिजगढ़ आज का राजगीर बिहार देखिए रिजगढ़ का राजगीर का पुराना नाम क्या है, तो वो है रिजगढ़, तथा रुईसागढ़ में होता है। रुईसागढ़ में यह जनजाति दक्षिण की तरफ प्रवासित हुई तथा ओमेडंडा बुरमू झारखंड में आकर बस गई। यानी कि देखिए इनका जो है ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है हमको, कि इतना भी डिटेल नहीं जाएगा कि ये कहाँ से आए, कहाँ से मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से था, ये किधर से आए, ये सब चीज़ आपको नहीं पूछा जाएगा। आजमगढ़ से अब इतना दूर से इतना कौन याद रखेगा, ठीक है ना। तो इसको पॉज कीजिए, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड में इस जनजाति का आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ है। यानी कि इनका जो जनजाति का जो आगमन है वो कब हुआ, तो आज से 600 ईसा पूर्व में। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है रांची में है। यहाँ पे इनका अगर सेंटर बोला जाएगा कि ये सब सर्वाधिक मतलब घनी आबादी कहाँ पर है, तो ये रांची में है। इसके अतिरिक्त गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भी ये निवास करते हैं। रांची के अलावा और बोला जाएगा तो कहाँ कहाँ, तो गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भी। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पातर मुंडा या फिर तमाड़ी मुंडा किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें बोला जाता है, तो जो तमाड़ क्षेत्र में रीजन में रहते हैं, यानी कि रांची बुंडू तमाड़ वाले जो रीजन है वहाँ पर जो मुंडा रहते हैं उन्हें बोला जाता है तमाड़ मुंडा या फिर पातर मुंडा। 2022 में हुए एक संविधान संशोधन के द्वारा मुंडा जनजाति के पर्याय के रूप में तमारिया या तमाड़िया को शामिल किया गया। यानी कि देखिए 2022 में एक संविधान संशोधन हुई थी जिनके द्वारा मुंडा जनजाति के पर्याय के रूप में तमाड़िया या तमारिया को शामिल किया गया है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। यानी कि देखिए ये अपने आप में स्पेशल क्यों होती है कि ये भले ही आजमगढ़ या कहीं से आई हो, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये क्या है कि केवल झारखंड में ही पाई जाती है। वर्तमान समय में संचार साधनों के विकास के कारण यह जनजाति झारखंड से संलग्न राज्यों में भी कमोबेश संख्या में निवास करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी यहाँ पे प्रॉपर रोजगार न मिलने के कारण क्या होता है कि हम लोग बाहर दूसरे शहर में या फिर दूसरे राज्य में हम लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर भी मुंडाओं की आबादी मतलब इधर उधर कमोबेश आ जा रही है। बाकी अगर बोला जाएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिनका ओरिजिन ओनली झारखंड में है, तो वो आपका आंसर होगा मुंडा जनजाति। और अभी वर्तमान समय में जैसा कम्युनिकेशन हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो काम के पर्पज़ से आदमी कहीं भी जाता है, तो इसी कारण से थोड़ा थोड़ा मुंडाओं का थोड़ा थोड़ा बाहर में भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एकमात्र ऐसी जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है, तो वो है आपकी मुंडा। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या बोलते हैं, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूट का आशय परिवार से है। देखिए यह जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। अभी बताएं, मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है तथा इनकी लिपि का नाम मुंडारी बनी है, जिसका आविष्कार 1982 में उड़ीसा के रोहिदास सिंह नाग ने किया है। अब देखिए मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित जो भूमि है उन्हें क्या बोला जाता है, तो खुटकट्टी भूमि। हम लोग शुरू से जानते आए हैं या फिर शुरू से पढ़ते आए हैं। मैं फर्स्ट जब जनजातियों की क्लास जब मैं करवा रही थी शुरू में, उस टाइम ही बताई थी कि कोई भी आदमी मान के चलिए, अगर मैं अभी सपोज मैं अभी रांची में हूँ, ठीक है, अगर
बोला जाएगा कि नहीं, आप रांची से यहाँ से आपको स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको कोई दूसरे शहर में रहना है। मान के चलिए मुझे पाकुड़ में रहना है, ठीक है, पाकुड़ में रहना है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुझे विलेज इलाके में रहना है। तो क्या करना होगा कि वहाँ पर मुझे मान के चलिए घर बनाया मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि बाहर तो हमको साफ़ सफाई करना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से इन लोगों के साथ भी हुआ कि ये दूसरे राज्य से तो आए थे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ था ना कि इनको रहने की स्थान तो मिल गई थी, ये लोग अपना साफ़ सुथरा करके रहने का भी मतलब अपना भूमि बनाए रहने के लिए घर वगैरह भी बना लिए। अब घर वगैरह बनाए हैं तो हमेशा आखिर पर तो निर्भर नहीं रह सकते ना, आखिर मतलब शिकार पर। तो ये क्या करते हैं कि आसपास की ज़मीनों को साफ करते हैं, यहाँ पे ये खेती योग्य बनाते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, खुदकट्टी भूमि। जब हम लोग CNT SPT पढ़ेंगे ना, उस समय खुदकट्टी भूमि इस सब चीज़ों का जिक्र बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोग समझ लीजिए कि मुंडाओं द्वारा जो निर्मित भूमि होती है उन्हें क्या बोला जाता है, तो खुदकट्टी भूमि बोला जाता है। और इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्था में खुद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, परिवार से। और इनकी जो लिपि है ना, इनकी जो लिपि है ना, भाषा मुंडारी, इनकी लिपि जो मुंडारी बनी है, ये मुंडारी बनी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनका एक्चुअल नाम है मुंडारी पानी, जिसका जो आविष्कार है 1982 में 1982 में उड़ीसा के रोहिदास सिंह नाग ने किया है। ठीक, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो रोहिदास नाग का हम लोग डिटेल इसका PDF प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब तो ये यहाँ था एक सामान्य परिचय था। अब हम लोग देखेंगे इनका समाज और संस्कृति, कि इनकी समाज और संस्कृति कैसी है और क्या है। सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से मुंडा समाज ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू भंडारी एवं पात्र में विभक्त है ना। बोलेगा कि सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से मुंडा समाज किन किन में विभक्त है, तो वो ठाकुर, मुंडा, बाबू भंडारी एवं पात्र में विभक्त है। जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि मुंडा समाज में ये ठाकुर, मालकी, मुंडा, बाबू भंडारी, पात्र, सॉरी, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था जब पढ़ेंगे है ना, इनके बाद में तो हम लोगों को पढ़ना ही है, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि मानकी का क्या काम है, मुंडा का क्या काम है, बाबू भंडारी का क्या काम है, पात्र का क्या काम है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी देखते हैं, मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। देखिए आप 99 मतलब 110% में 100% जितनी भी जनजातियां हैं उनमें क्या है कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। यानी कि यहाँ पे समगोत्र में आपका अगर इक्वल गोत्र है, एक गोत्र है, तो आप यहाँ पे शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक गोत्र रहने से माना जाता है कि वो आपस में भाई और बहन का रिलेशन होगा, इसीलिए वहाँ पे शादी नहीं किया जाता है। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है ना। इनका बोला जाएगा सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है विवाह का, तो वो है आयोजित विवाह। विवाह के अन्य रूप निम्न हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि विवाह का जो मतलब 8 से 10 प्रकार की विवाहें होती थी, तो मुंडाओं में भी कुछ विवाह की क्राइटेरिया होंगी, किस किस प्रकार की विवाह होगी, तो वो देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मैरिज। राजी खुशी विवाह, वर वधु की इच्छा सर्वोपरि है, यानी कि यहाँ पे लड़का और लड़की की इच्छा सर्वोपरि है, इनको बोलेंगे हम लोग राजी खुशी विवाह। हरण विवाह, लड़की की पसंद का हरण करके विवाह, यानी कि पसंद की लड़की का हरण करके विवाह, यानी कि जो लड़की पसंद आई उनको हम हर करके ले गए, यानी कि उनको भगा करके ले गए। सेवा विवाह, ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाना, यानी कि देखिए सेवा विवाह ये होता है ना कि लड़का सेवा करेगा और जितना वधु मूल्य ससुर के घर में रह के वो वधु मूल्य का भी चुगतान करता है। हठ विवाह, वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना, यानी कि हठ विवाह में देखिएगा कि जो लड़की है वो शादी होने से पहले क्या करती है कि अपने होने वाले हस्बैंड के घर जबरन वो वहाँ पे प्रवेश करके रहना चालू करती है और फिर उसकी पंचायत में उनकी शादी हो जाती है। हम लोग ये कल भी देख चुके थे। सामाजिक व्यवस्था में संबंधित विभिन्न नामकरण।
इनकी समाज में जैसे हम लोग शादी को शादी बोलते हैं तो ये लोग कुछ अरंडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इनका नामकरण देखते हैं। तो इनका युवा गृह का नाम क्या है, तो गितियोड़ा। विधवा विवाह को सगाई, ग्राम प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा, पढ़ा पंचायत प्रधान को मानकी, विवाह को या अरंडी बोलते हैं, वधु मूल्य को गोनोंग टका या फिर कुरी गोनोंग। देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई वीवीआई होती है ना तो ये 3 चीज़ होती है वीवीआई, 1 2 3। क्योंकि मतलब हर जितना भी मतलब जनजाति है, हर जनजाति की हर एक अलग युवा गृह होती है। विवाह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट वधु मूल्य, ये जो वधु मूल्य है ना, इनको कहीं पौन बोलेगा, कहीं कोरी गोनोंग बोलेगा, कहीं गोनोंग टका बोलेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं ना कि ये वधु मूल्य को याद रखिए, युवा गृह को याद रखिए, ये सब चीज़ को याद रखना कंपलसरी होता है। ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं, तो हाथू। पंचायत स्थल को क्या बोलते हैं, तो अखड़ा। और अखड़ा इनको नाच का भी मैदान बोला जाता है, ठीक। वंश कुल को खोट। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या बोलते हैं, परहा। जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उस समय देखेंगे 7, 11 या फिर 22 जो पंचायत मिलकर जो बनती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत हम लोग प्रधान पढ़ेंगे, पढ़ा पंचायत प्रधान पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत प्रधान पढ़ेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बस हम लोगों को इसके बारे में जानकारी रखनी है। देखिए यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य या फिर गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। सपोज एक लड़की है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है, अगर वो लड़की बोल रही है कि नहीं मतलब हमको तलाक चाहिए, आई वांट टू सेपरेशन, है ना, वो चाहेगी, बोलेगी कि नहीं हम सेपरेट होना चाहते हैं, हमको हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो वो क्या करेगी कि जितना उसका हस्बैंड वधु मूल्य दिया था उसको, जो भी समथिंग जो भी होता है 500 तो ऐसे मैं सुनी हुई हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी गोनोंग टका होता है उसको क्या करती है कि स्त्री लौटाती है, देन उसकी तलाक होती है। इस जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि साकमचारी बोलेगा कि साकमचारी क्या है, तो मुंडाओं की व्यंजन प्रणाली है, या फिर मुंडाओं की गोनोंग टका का नाम है, या फिर मुंडाओं की तलाक है, या फिर मुंडाओं का नाच का मैदान है। तो वो हम लोग टिक क्या करेंगे कि मुंडाओं की तलाक की प्रक्रिया है, उनका क्या नाम है, तो साकमचारी नाम है। देखिए एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, उनका दिमाग में क्या क्वेश्चन उबल सकता है, वो सब चीज़ से भी हम लोगों को खेलना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है साकमचारी। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार पाया जाता है, ठीक। ये क्या है, एक परिवार की व्यवस्था होती है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशी होती है, यानी कि यहाँ मेल डोमिनेंट होता है, यानी कि पिता की जो मतलब वंश है वो पिता, बच्चों का जो नामकरण पड़ेगा वो पिता का वंश से चलेगा और ये पिता का ही वंश चलेगा, यानी कि उसका परदादा फिर दादा फिर बाप फिर बेटा, इस टाइप में चलते रहेगा, ठीक है, माँ का कोई रोल में नहीं। इस जनजाति में वंश कुल की परंपरा को खूट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो वंश कुल की परंपरा है इनको खूट, और खूट का अर्थ क्या होता है, तो परिवार। इस जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गोत्र को क्या बोलते हैं ये लोग, तो बोलते हैं गोत्र, किली। और रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं, यानी कि किनके अनुसार मुंडा जनजाति के 340 गोत्र हैं, तो वो हैं रिजले के अनुसार। या फिर ये भी पूछेगा कि मुंडा जनजाति रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति की कुल कितनी गोत्र होती है, तो आपको क्या आंसर करना है, 340। मुंडा जनजाति के गोत्र एवं उनके प्रतीक। और पहले ही मैं बता दूं, जो भी जनजातियों का गोत्र होता है ना, उनका प्रवेश मतलब उनका मतलब उपयोग वर्जित होता है, ठीक है, उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे नाग गोत्र है तो वो सांप को हानि नहीं पहुंचाएंगे या फिर सांप को उपयोग में नहीं लाएंगे। बोदरा तो इनका है मोर, ये लोग क्या करेंगे कि मोर को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, और बहुत जगह में मैंने सुना है कि मोर को खाया भी जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे, बोदरा लोग मोर का उपयोग नहीं करेंगे। सोए ये एक प्रकार की सोल मछली होती है। मुंडू बिरनी, पता नहीं ये बिरनी क्या है, किन्हीं को पता होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होरो तो ये होरो का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये है कछुआ, ये कछुआ का प्रयोग नहीं करेंगे। केरकेट्टा इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह है पक्षी।
धान, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वेंगा धान। भिंडरा, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अईद का मछली। टोपनों का लाल चींटी। पूर्ति का घड़ियाल। बाजरों का कुसुम फल और हंसा का हंस। ठीक है, ये क्या थी इनकी? ये थी इनकी जनजातियों की गोत्र। ठीक है, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें माहली मुंडा तथा कंपाट मुंडा सर्व प्रमुख है। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो आपको तो पहले ही बता दिया गया कि यहाँ पे कितनी है जनजातियाँ, इनकी गोत्र तो 340 गोत्र हैं। अब क्या करती है ना कि सोमा सिंह मुंडा जो है मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित करती हैं, जिनमें प्रमुख क्या क्या है? तो माहली मुंडा प्रमुख है और कंपाट मुंडा सर्व प्रमुख है। सोसो बोंगा, यह एक प्रकार का बेलेट है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है। सोसो बोंगा क्या है? तो ये एक क्या है? मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालती है। सोसो बोंगा आपको बोला जाएगा कि क्या है? तो ये मुंडाओं की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जो इनकी परंपरा और विकास क्रम में प्रकाश डालती है। अब आप बोलिएगा कि मैम लोक कथा क्या होता है? तो लोक कथा हम उनको बोलते हैं कि जो ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये लोक कथा एक ऐसा चीज़ होता है कि ये आप अपनी दादी से सुनिएगा, फिर आपकी जो दादी है फिर वो आपकी मम्मी को सुनाएंगी, फिर आपकी मम्मी आपकी वाइफ को सुनाएंगी, फिर आपकी वाइफ है आपकी बच्ची को सुनाएगी, फिर आपकी बच्ची है वो फिर अपनी बच्ची को सुनाएगी। यानी कि ये किंवदंती है, यानी कि ये बोला जाने वाला ही चीज़ है, इनको कोई लिखा हुआ नहीं है। और हाँ, लोक कथा ये भी होती है कि इनमें किन्हीं का कॉपीराइट नहीं होता है, ये स्वतंत्र है, ये पूरा समाज का है। ठीक है, तो ये होती है लोक कथा। और सोसोबोंगा क्या है? तो मुंडा जाति की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जो इनके विकास और परंपरा पर प्रकाश डालता है। इस जनजाति में महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना, महिलाओं के छप्पर पर चढ़ना तथा महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने हेतु शमशान घाट जाना वर्जित होता है। यानी कि देखिए, ये जो महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना, जिस समय हम लोग धान को मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिचड़ा जो होता है उससे पहले जो उसको बुआई करते हैं, तो वो चीज़ करना, महिलाओं को छप्पर चढ़ना, यानी कि तब जो मिट्टी वाला जो छत होता है ना, छप्पर जिसमें खपड़ा डाल के बनाते, उसमें चढ़ना वर्जित है। तथा महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने हेतु, यानी कि महिलाएं दाह संस्कार जब होता है मृत्यु के बाद, तो वहाँ पे शमशान घाटी लोगों का जाना वर्जित है। इस जनजाति में गांव की बेटियों द्वारा सरहुल का प्रसाद ग्रहण करना वर्जित है। देखिए, इस जनजाति में जो होती है वो गांव की बेटियां, वहाँ पे उनको क्या है, सरहुल का प्रसाद जो होता है उनको मतलब वर्जित, मतलब प्रसाद ग्रहण नहीं करना, यानी उनको प्रसाद नहीं खाना है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वस्त्र को बटोई या केरिया तथा महिलाएं द्वारा वस्त्र पहने जाने वाले को क्या बोलते हैं? तो परैया बोलते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपका कपड़ा, कि जो पुरुष पहनेंगे उन्हें बटोई या केरिया कहेंगे, तथा महिलाएं जो पहनेंगी उन्हें परैया बोलेंगे। लेकिन हम लोग आभूषण के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। हम लोग वस्त्र के बारे में तो बात कर लेते हैं कि हाँ भाई, मेल पहनेगा बटोई और केरिया, या फिर बटोई, या फीमेल पहनेगी परैया। लेकिन हम लोग अभी जो मतलब आभूषण है ना, कोई हम लोगों के सामने रख देगा कि ये क्या है, तो हम लोग मतलब उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आभूषण के बारे में। ठीक है, हाँ देखिए, ये अंग है और ये आभूषण। ओके, देखिएगा, सबसे पहले है बाल। बाल में कौन सा पहनेंगी? तो खोंगसो। ठीक, गला में क्या पहना जाता है? तो हसूली। अंगुली में क्या पहनेंगी? तो ये होता है मुंदी या फिर कतरी।
और पैरों में पहना जाएगा पंडी। यहाँ तक किन्हीं को एक प्रॉब्लम है? अंग और आभूषण, हम लोग वस्त्र के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन अंग और आभूषण के बारे में कहीं बात नहीं किया जाता है, जबकि हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने अगर हम लोग बस यही तो नहीं है ना कि हम लोग बस एग्ज़ाम पास करेंगे उसके बाद में पढ़ाई लिखाई हम लोग को छोड़ देना है। हम लोगों को मतलब यहाँ पे समाज में रहना है, तो हम समाज को अगर हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, उनको अगर हम फील नहीं करेंगे, तो हमको फिर इंसान किस बात के हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे फिर किस बात के हैं। तो हम लोग देखेंगे अंग और आभूषण कि अगर कुछ देखे कि हाँ ये बाल में पहनी है तो इनका नाम क्या होगा, तो इनके भाषा में इनका नाम होगा खोंगसो। गला में पहनी होंगी तो हंसुली, एक ये जो मतलब हंसुली आप लोग देखे होंगे जो गला में पहनती हैं। अंगुली में मुंदी या फिर कतरी, पैरों में पंडी पहनते हैं। और कुछ है क्या बोलते हैं? हाँ और है, कान में ये है बिंदियो, ठीक। तरपत, ऊपर कन्नी, और बीच कन्नी, ठीक। इतनी चीज़ होती है कि ये लोग कान में पहनती हैं, बिंदियो, तरपत, ऊपर कन्नी और बीच कन्नी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल पर्व, बाहा पर्व भी इसे बोलते हैं, चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यानी कि देखिए इनका जो प्रमुख पर्व है वो क्या है? सरहुल। इनका अन्य नाम क्या है? तो बाहा पर्व। ये कब मनाई जाती है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और कौन सी है? तो कर्मा। ये कर्मा कब मनाई जाती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। सोहराय, तो ये कार्तिक अमावस्या को पशु के सम्मान में। रोवापोना, ये धान की बुआई के समय। बतौली, आषाढ़ में खेत जुताई से पूर्व छोटा सा सरहुल के रूप में। यानी कि देखिए बतौली जो है वो क्या है? तो आषाढ़ में खेत जुताई से पूर्व छोटा सरहुल के रूप में मनाते हैं। यानी कि बोला जाएगा कि छोटा सरहुल के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है बतौली। बुरु पर्व, ये कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। माघे पर्व, फागु पर्व, होली के समरूप, और जतरा और जोम नवा इत्यादि इनके कुछ पर्व हैं, मुख्य पर्व। अब हम लोग देखते हैं इनका आर्थिक व्यवस्था। मुंडा कृषि व पशुपालन करते हैं। यानी कि देखिए मुंडाओं का जो मतलब इनका मुख्य पेशा क्या है? तो वो है कृषि व पशुपालन। पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहारों को सोहराय कहा जाता है। यानी कि पशुओं की पूजा और इनका जो सम्मान का प्रतीक है वो क्या है? सोहराय है। और सोहराय कब मनाते हैं? तो कार्तिक अमावस्या के टाइम मनाया जाता है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। यानी कि देखिए मुंडा का जितना भी अनुष्ठान होगा ना उनमें हड़िया और रान का प्रयोग होता है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि 3 प्रकार की होती है। यानी कि देखिए इनकी जो आर्थिक उपयोगिता है इनके कारण क्या होता है? इनका भूमि का भी 3 डिवाइड है। तो इनकी विभिन्न प्रकार की भूमि का नाम क्या क्या है? तो एक है पंको, जो हमेशा उपज देने वाली भूमि होती है। पंकु क्या है? अगर बोलेगा कि पंकु क्या है तो वो है एक भूमि का एक किस्म है जो कि क्या है कि वो हमेशा उपज देने वाली भूमि होती है। एक है नागरा और दूसरा है खिरसी। तो नागरा क्या है भाई? तो औसत उपज देने वाली भूमि, और खिरसी है वो है बालुयुक्त भूमि। अब देखेंगे इनकी धार्मिक व्यवस्था। इस जनजाति का सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा क्या है? वो सूर्य का प्रतिरूप है। उन लोगों का मानना है कि ये हमें ऊर्जा देते हैं। सिंगबोंगा पर मुंडाओं द्वारा सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ तथा या सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाने का प्रचलन है। यानी कि देखिए सिंगबोंगा पर ये लोग क्या करते हैं ना, मुंडा लोग, कि सफ़ेद रंग का फूल, सफ़ेद रंग का भोग पदार्थ या फिर सफ़ेद मुर्गा का बलि चढ़ाने का प्रचलन होता है।
इनके अन्य प्रमुख देवी देवता भी होते हैं, जो एक सिंहबोंगा तो हो गए जो सूर्य का प्रतिरूप होते हैं, इनको ऊर्जा देने वाले, जो सूर्य का प्रकाश देने वाले देवता को बोला जाता है। एक होते हैं हाथू बोंगा। हाथू बोंगा किनको बोलेंगे तो ग्राम देवता को। देसावली, ये गांव की सबसे बड़ी देवी। खूंटहंकार या फिर ओराबोंगा, ये होते हैं इनके कुल देवता। अब बोला जाएगा कि कुल देवता का मुंडाओं में क्या नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका ओराबोंगा या फिर खूंटहंकार। और गांव की सबसे बड़ी देवी का नाम क्या है, तो वो है देसावली। और ग्राम देवता तो वो है हाथूबोंगा। और इक्किरबोंगा किनको बोलेंगे, तो उन्हें बोलेंगे जल देवता को। और बुरुबोंगा ये पहाड़ देवता को। मुंडा पूजा स्थल को शरणा कहते हैं। जहाँ पे ये लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोगों उस स्थल का नाम क्या है, तो उनका नाम है शरणा। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है, जिनका सहायक पुजार या पनभरा होता है। यानी कि देखिए, मुंडा गांव का जितना भी धार्मिक पुजारी होता है, यानी कि धार्मिक प्रधान होता है, उनको क्या कहलाता है, तो वो पाहन कहलाता है ना। जिनका सहायक होता है पुजार या फिर पनभरा, जो पाहन का सहयोगी है या पाहन का जो अन्य काम में सहायता करता है, उनका वो कहलाते हैं पुजार या फिर पनभरा। इस जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। यानी कि देखिए, ये तो धार्मिक प्रधान हो गया ना, अगर गांव में पुजारी है तो उन्हें कहा जाएगा डेहरी। मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। देखिए, ये लोग क्या है ना कि तांत्रिक और जादुई विद्या कि ब्लैक मैजिक में ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूक करने वाले को क्या बोलते हैं, देवड़ा बोलते हैं। मुंडा समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान हैं, परंतु दफनाने की प्रथा अत्यधिक प्रचलित है। यानी कि देखिए, यहाँ पे मतलब दाह संस्कार किस प्रकार से है, तो 2 प्रकार की होती है, सामान्यतः 2 ही प्रकार की होती है, एक जलाने की और एक दफनाने की। तो इन केस सबसे अधिक क्या है, तो दफनाने की है, लेकिन कुछ कुछ केस में जलाना भी पड़ता है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डी दबी होती है उसे शासन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो शासन में पूर्व मृतक की स्मृतियाँ में शिलाखंड रखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो शासन देरी या फिर हड़गड़ी कहा जाता है। देखिए, ये जो मतलब हड्डियाँ दबी होती है उन्हें शासन कहते हैं, और इनकी जो मृतक की स्मृति होती है शिलाखंड में रखा जाता है। देखिए, जैसे कोई अंतिम संस्कार के बाद जो कोई मृत व्यक्ति होता है, उनकी हड्डी अगर मर गया है, उनको अगर जलाया गया है, तो उनकी हड्डी, राख अथवा मिट्टी को शासन में लाया जाता है और वो शासन देरी में हड़गड़ी की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। जिन्हों क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है हड़गड़ी, यानी कि उनको वहाँ पर मतलब हड्डियों को दबा करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि मुंडाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि मुंडाओं की मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, मुंडाओं का प्रवेश क्या है, मुंडाओं की भाषा परिवार क्या है। ठीक है, तो आज की थी आपकी ये क्लास थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अपना रिव्यू दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और कोई भी चीज़ आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है कि हाँ हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर हम इसको समझने में असमर्थ हैं, या फिर हमको समझ में नहीं आ रही, प्रॉपरली मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में बेझिझक आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे ग्रुप में आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए, वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सभी को शुभ रात्रि।